कक्षा 8 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। नीचे लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण नीचे लिख दिए गए हैं, इनको आपको हल कर लेना है। हल करने का मतलब ये हो गया ना कि इसमें जो भी वेरिएबल या चर दिए हैं आपको उनका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो पहला रैखिक समीकरण लिखा गया है ना, x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 और प्लस 1/4। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है यक्स ही यहाँ पर वेरिएबल है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब भी आप मान ज्ञात कर देंगे वेरिएबल का ना, तो यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो चर होता है उसका अनंत मान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यक्स जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में जो भी रैखिक समीकरण लिखा गया है, यहाँ पर यन वेरिएबल है, तो यहाँ पर यन का आप वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी जो भी आप यन का मान ज्ञात कर देंगे ना, तो यहाँ पर यन के स्थान पर जो भी आप मान ज्ञात किए रहेंगे उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, तो बाएं पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आने लगेगा। तो वहीं जो भी यन का मान आपको ज्ञात होगा ना, वहीं दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण का आपको हल प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न में जो रैखिक समीकरण दे दिए गए इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दे दिए गए x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1 प्लस 1/4, यही आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान आप ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, आप जो भी चर दे दिया गया उसको एक तरफ कर दीजिए और अचर को पहले एक तरफ करिए। यहाँ पर x/2 दे दिया गया है ना, और यहाँ पर x/3 है, तो पहले हम लोग बराबर की इधर इसको पक्षांतर करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कोई भी पद रहता है, यदि उसको दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं ना, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पर प्लस में धन में रहेगा तो बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, और ऋण में रहेगा तो धन में, गुणा में रहेगा तो भागा में, और भागा में रहेगा तो गुणा में। ठीक है, इसी प्रकार से चेंज होता है। यहाँ पर प्लस में यह राशि बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ पे x/2 और यहाँ पे ऋण x/3 हो गया, और यहाँ पर हम लोग अचर को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं। बराबर के इधर 1/4 तो पहले से ही है, और यहाँ पे जो ऋण 1/5 है ना, बराबर को इधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, यह धनात्मक हो जाएगा, धन 1/5 हो गया। यहाँ पर ये पहले धनात्मक था, बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, और यहाँ पे ऋणात्मक था तो ये बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया तो धनात्मक हो गया। बस इसको हम लोग सिंपल हल कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का हम लोग को लसा लेना पड़ेगा। यहाँ पर लसा इन दोनों का अच्छा हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल ही, हरों का गुणनफल ही लसा हो गया। अब 3 का इसमें गुणा कर दीजिए अंश में, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे ऋण 2x हो जाएगा। बराबर की तरह यहाँ पर भी आप लसा ले लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों गुणनफल ही लसा हो जाएगा। 4 5 20, 20 यहाँ पर लसा प्राप्त हुआ। अब 5 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, और यहाँ से 4 का, ठीक है, 5 का 1 गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस 4 का 1 गुणा कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ पे 3x में से जब आप 2x घटा देंगे ना, 3x में से 2x घटा देंगे तो सिंपल आपको x बचेगा। x बटा यहाँ पे 6 बचा हुआ है, यह 6 है, और बराबर की तरह 5 में जब 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9/20 आपको प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो 6 भागा में बराबर की तरह पक्षांतर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 9/20, यहाँ पे 1 गुणते 6 हो जाएगा। हमने बताया पहले ही आपको। यहाँ पर एक बार और हम लिख देते हैं। कोई भी पद रहेगा, यदि ना मान लेते हैं कोई प्लस में पद है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा। यदि ऋण में रहेगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन में हो जाएगा, ये दोनों तरफ चलेगा। यदि कोई पद गुणा में है और बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो भागा में हो जाएगा, और कोई पद यहाँ पर भागा में रहेगा और बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पे जो भागा में था 6, बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया तो ये गुणा में हो गया। गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 9 6 का 54 या 6 9 54, और बटा यहाँ पर 20 आपको प्राप्त हुआ। अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं अंश और हर में। तो यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 4 14 होगा, 2 7 14, यहाँ पर 27 मिला अंश में, और हर में जब 2 से आप भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 दहम 20 हो जाएगा, 10 बार भाग चला जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपको यहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर दिए गए रैखिक समीकरण का हल आपको यहीं प्राप्त हुआ, 27/10। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वांछित हल यहीं आपको प्राप्त हुआ। हल प्राप्त होने का यही मतलब हो गया ना कि जो भी आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, केवल यक्स का यही मान हो सकता है, जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाए। इसके अलावा कोई और मान नहीं हो सकता है ना। कोई भी समीकरण का हल का मतलब यही होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल है, यहाँ पर यक्स बराबर आपको 27/10 प्राप्त हुआ। तो जो चर है, वेरिएबल यक्स है, इसका केवल एक यही मान हो सकता है जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में आपको बराबर मिलेगा। और ये यहाँ पे जो यक्स है ना, ये वेरिएबल होता है, इसका अनंत मान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस समीकरण के लिए जो यहाँ पर आपको समीकरण दे दिया गया है, इस समीकरण के लिए केवल यक्स का मान क्या होगा, 27/10 होगा। यहाँ पे यक्स के स्थान पर आप 27/10 प्रतिस्थापित कर देंगे, तब यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में आपको बराबर मिलने लगेगा। तो इस समीकरण का आपको क्या हल प्राप्त हुआ, यही यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 27/10। एक बार हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो भी आपको समीकरण दे दिया गया है, समीकरण तो ये है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं।
है ना। बायां पक्ष में भी हम लोग यक्स के स्थान पर 27/10 जो हमने प्राप्त किया हुआ है, समीकरण को हल करके जो हमने यक्स का मान ज्ञात किया हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे दिया गया है, यहाँ पे x/2 ऋण 1/5 है। चलिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, यक्स का मान आपको दे दिया गया 27 बटा आपको 10 दे दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये हर में, चलिए भागा करके हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे भागा में हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर जो यक्स चर था इसका मान यहाँ पे 2 पदों में था, मतलब अंश और हर में था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यक्स के स्थान पर 27 बटा हमने 10 लिख दिया। और यहाँ पे जो हर में 2 था इसके लिए हमने भागा 2 लिख दिया है ना, क्योंकि हर में रहने का मतलब क्या हुआ, भागा 2 है। और यहाँ पे ऋण और 1/5 तो इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए इसको और हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 27/10 है। अब इसको हम लोग भागा है, भागा को चिन्ह को हम लोग गुणा बदल देते हैं। गुणा बदलेंगे तो जो भी राशि रहेगा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ पर 2 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/2 आपको प्राप्त हो जाएगा। भाग के चिन्ह को गुणा बदलते हैं तब। और यहाँ पे ऋण 1/5 है, इसको और हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 27 का 1 गुणा कर देंगे तो आपको 27 ही मिलेगा। यहाँ पे 10 दूना आपको 20 मिल जाएगा, 10 दूना 20 हो गया। और ऋण यहाँ पे 1/5, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त आपको प्राप्त हो जाएगा, 20 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो भी हर रहता है यहाँ पे लसम भाग देते हैं, भाग देंगे तो एक ही बार भाग जाएगा। एक का यहाँ पे 27 में गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 27 प्राप्त होगा। ऋण यहाँ पे 5 से यहाँ पर 20 में भाग देंगे, 4 बार भाग जाएगा, 5 चौका 20। अब जो 4 बार भाग गया है ना उसका अंश में आप गुणा कर देंगे, 4 का 1 में गुणा कर देंगे तब भी आपको 4 ही प्राप्त होगा। 27 में से जब आप 4 घटा देंगे तो आपको 23 प्राप्त होगा। 23 बटा आपको 20 प्राप्त हुआ लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। अब चलिए राइट हैंड साइड को भी हम लोग नोट करते हैं, जो कि आपको दे देगा राइट हैंड साइड। यहाँ पे x/3 प्लस 1 आपको 4 दे देगा, है ना। यही आपको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, मतलब दायां पक्ष। अब चलिए यहाँ पर x के स्थान पर हम लोगों ने जो प्राप्त किया था 27/10 उसको हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे 27 बटा हमने 10 प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे हर में तो चलिए भागा 3 करके हम लोग लिख देते हैं, प्लस 1/4 हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 27/10, भाग के चिन्ह को गुणा बदल देते हैं, जो भी संख्या उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/3 हो गया। और प्लस यहाँ पे 1/4, इसको हल कर देते हैं। 27 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको 27 ही प्राप्त होगा। हर में आपको 3 दहा में 30 प्राप्त हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 1/4 है। चलिए यहीं पर हम लोग हल करते हैं। इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। इन दोनों का जब आप लघुत्तम समापवर्त लेंगे ना तो यहाँ पर आपको 60 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप गुणनखंड करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 से भाग जाएगा पहले, तो यहाँ पर इसको 15 कर देगा और इसको 2 कर देगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो 15 इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, फिर 3 से देंगे 3 5 15, और यहाँ पे 1 5 से देंगे 5 कम 5 5 कम 5। तो यहाँ पर इनका गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यहीं आपको 60 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर जब यहाँ पर हर में 30 है, यहाँ पर भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा, 30 दूना 60, 2 बार भाग चला जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर आपको 54 प्राप्त हो जाएगा, 27 दूना 54। और प्लस यहाँ पर जब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त में यहाँ पे हर से भाग देंगे ना तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 15 बार भाग, तो यहाँ पर 15 बार भाग चला जाएगा, है ना। देख लीजिए इसी गुणनखंड से यहाँ पे भाग दे देंगे तो 15 बार भाग चला जाएगा, 5 15, 15 बार में यहाँ पर 60 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पे 15 कम 15 आपको प्राप्त होगा। चलिए जोड़ दीजिए, 5 4 9, इकाई स्थान पर आपको 9 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 5 1 6 और हर में आपको 60 है। अंश और हर जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है, 3 दूना 6, 3 3 9, और यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पर आपको 20 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब आपने राइट हैंड साइड को हल किया, यहाँ पर जो भी आपने x का मान ज्ञात किया था उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करके राइट हैंड साइड को हल किया तो आपको 23/20 प्राप्त हुआ। और जो बायां पक्ष था उसमें आपने x के स्थान पर 27/10 प्रतिस्थापित करके हल किया बायां पक्ष को, तो इसके स्थान पर भी आपको कितना हल करने पर आपको 23/20 ही प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर भी आपको 23/20 प्राप्त हो रहा था, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको राइट हैंड साइड, मतलब जो भी आपने यक्स का वैल्यू ज्ञात किया हुआ है ना, यह सही ज्ञात किया हुआ है। जो रैखिक समीकरण दे दिया गया था उसका जो आपने हल ज्ञात किया था, यक्स के स्थान पर आपने 27/10 प्राप्त किया, तो यहाँ पर जो भी रैखिक समीकरण दे दिया गया था उसका हल आपने सही प्राप्त किया हुआ है। अन्यथा यदि सही नहीं रहता ना तो यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ पे यक्स के मान को प्रतिस्थापित करके हल करने पर रैखिक समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष आपका बराबर नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो केवल इस समीकरण के लिए यक्स बराबर क्या है, 27/10, केवल एक ही यही हल है। तो यहाँ पर जो दिया गया रैखिक समीकरण था ना, इस रैखिक समीकरण का हल आपको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर आपको 27/10 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हल प्राप्त होने का यही मतलब हो गया कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में हम लोग x के स्थान पर 27/10 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष आपको बराबर प्राप्त होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने हल कर दिया। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरे वाले प्रश्न में रैखिक समीकरण यही दे दिया गया, n/2 ऋण 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर आपको 21 दे दिया गया। चलिए इस हम लोग रैखिक समीकरण को नोट करते हैं और हल करते हैं हम लोग।
दूसरे वाले प्रश्न को, इसमें आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया n बटा 2 ऋण 3n बटा 4 प्लस 5n बटा 6 बराबर आपको 21। यही रैखिक समीकरण दे देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि चर एक ही तरफ आपको दे देगा और यहाँ पे संख्या मतलब जो अचर दे देगा है वो एक तरफ दे देगा। तो सिंपल बस आपको, या फिर आप चाहें तो सिंपल लसा ले सकते हैं। चलिए इसका हम लोग गुणा ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 6, 4 और 2 इन सब का लसा क्या हो जाएगा, आपको 12 ही प्राप्त होगा। 12 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से विभाजित है और 4 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है आपको कितना, 12 प्राप्त हो जाएगा। हम लोग 12 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो सब कुछ आपको अंश में प्राप्त हो जाएगा। बस हम लोग जोड़ घटाकर जो भी है n का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4 और 6 का लसा आपको 12 प्राप्त होगा। तो हम लोग 12 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे 12 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, आप चाहें तो सिंपल लसा लेकर भी हल कर सकते हैं। तो इसके लसा से हम लोग सिंपल गुणा कर देते हैं, उस प्रकार से भी सब कुछ आपको अंश में ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 12 से गुणा कर देंगे ना, यहाँ पे 12 गुणते बायां पक्ष आपका ही है n बटा 2 ऋण 3n बटा 4 प्लस 5n बटा 6 और बराबर किधर 21 है। यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर ही हैं, गुणा करेंगे या भाग करेंगे दोनों पक्षों में समान रूप से करेंगे। यहाँ पर बाएं पक्ष में आपने 12 से गुणा कर दिया तो दाएं पक्ष में भी आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो 12 है, 12 ना इसका प्रत्येक पद में गुणा होगा। यहाँ पे पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में भी गुणा होगा। चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 12 गुणते n बटा 2 ऋण 12 गुणते 3n बटा 4 और प्लस 12 गुणते 5n बटा 6। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक पद में हमने 12 से गुणा कर दिया और जो भी चिन्ह था उस चिन्हों को हमने लगा दिया और बराबर किधर, यहाँ पर हम लोग 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 का जब यहाँ पे इकाई स्थान पे गुणा कर देंगे एक में, तो 12 एकम 12, 12 को 2 हो जाएगा। 12 एकम 12 हो गया, 12 को 2 हासिल आपका 1 लगा और 12 दूना 24 एक हासिल हो जाएगा 25। आपको 252 प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ पर जो हमने गुणा कर दिया ना, अब यहाँ पे सिंपल हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे यह अंश में या हर में है। यहाँ पे 2 6 का 12, तो यहाँ पे 6n मिला ऋण, यहाँ पे 4 3 12, 3 बार में संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे 3n है और प्लस 6 दूना 12, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, 2 गुणते 5n है बराबर किधर 252। चलिए इसको और हल करते हैं हम लोग। 6n ऋण 3 3 9, 9n प्लस 5 दूना 10n बराबर किधर 252। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पद आपको धनात्मक है, तो इन दोनों धनात्मक पदों को हम लोग जोड़ लेते हैं। 6n में 10n जोड़ देंगे तो आपको 16n प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 9n है बराबर किधर 252। हम लोग जब यहाँ पे 16 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपको सिंपल 7 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 7n। 16 में से हमने 9 घटा दिया, 16 यहाँ पर 16n है और यहाँ पे 9n है। आप ये हमेशा याद में रखेंगे ना कि जो भी समान पद रहता है वही जोड़ा घटाया जाता है। यहाँ पर भी n चर वाला पद है और यहाँ पर भी n चर वाला पद है। ठीक है, तभी हम लोग जोड़ घटा रहे हैं और जो भी संख्याएं रहेंगी तो उनको हम लोग आपस में जोड़े घटाएंगे, है ना। यहाँ पर 16n था और यहाँ पे 9n था, यहाँ पे दोनों का चिन्ह विपरीत था तो अंतर हो गया। आपको सिंपल 7n प्राप्त हुआ बराबर इधर 252। अब यहाँ पे 7 गुणे में बराबर उधर हम लोग 95 कर देते हैं, भागा में चलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 252 और बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा। सिंपल आप भाग दे लीजिए। तो यहाँ पे 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में तो अधिक हो जाएगा। 7 3 21, 3 बार भाग चला जाएगा। तो जब यहाँ पे 25 में से आप ना 21 घटा देंगे ना तो 4 बचेगा। यहाँ पे 4 और 2 42 बचा, तो 7 6 का 42। तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू 36 प्राप्त हुआ। यही आपका वांछित हल, मतलब जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसका हल आपको यही 36 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं वांछित हल, दिए गए रैखिक समीकरण का यही हल है n बराबर 36। या अभी यहाँ पर n के स्थान पर जहाँ पर भी आपको बाएं पक्ष में n दिख रहा है ना, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर n के स्थान पर यदि आप 36 रखेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और यहाँ पे जो बायां साइड इसको हल करेंगे ना तो आपको 21 के बराबर प्राप्त होने लगेगा। तो जो भी दिया गया रैखिक समीकरण है उसको हमने हल करके जो चर था इसका हमने मान कितना प्राप्त किया, n बराबर 36 प्राप्त किया। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे, हल करने वाले तीसरे प्रश्न को। यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया x प्लस 7 ऋण 8x बटा यहाँ पे 3 है बराबर को उधर 17 बटा 6 ऋण 5x बटा यहाँ पर 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल जो चर है उसको एक तरफ कर देते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर x है तो इसको इसी तरफ ही रखेंगे। यहाँ पे
ऋण 8x बटा 3 है, तो इसको हम लोग इसी तरफ रखेंगे। और जो यहाँ पर चर पद है ना, इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, ऋण 5x बटा 2 को, ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं। और यहाँ पे जो धन साथ है, यहाँ पे इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे 17 बटा 6 के साथ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स हो जाएगा। और ऋण 8x बटा यहाँ पे 3 है, ठीक है। इस पद को और इस पद को हमने नोट कर लिया। और चर का पद एक यह है ना, इसमें भी यक्स है, तो इसको बराबर को इधर से हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया, 5x और बटा 2 हो गया। चलिए बराबर को उधर क्या बचा, यहाँ पे 17 बटा 6 तो पहले से ही है, और यहाँ पर जो धन 7 है बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यह ऋण 7 हो गया, ठीक है। पक्षांतर करने के बाद जो भी हमने चर को एक तरफ कर दिया और अचर को एक तरफ, यहाँ पे जो ऋण 5x था बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, धन 5x हो गया। और यहाँ पे धन 7 था बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, ऋण 7 हो गया। बस सिंपल हमने इतना ही किया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसका लसा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 का लसा कितना 6 हो जाएगा, तो हम लोग 6 से क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं नहीं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 6 ही है, ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम लोग सिंपल 6 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे हर में कोई भी संख्या आपको नहीं प्राप्त होगा, सब कुछ अंश में प्राप्त हो जाएगा, फिर हम लोग जोड़ घटा लेंगे, ठीक है, लिख देते हैं। और इस बात का ध्यान में रखेंगे कि हम लोग लसा से ही गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 और 2 का लसा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं हर में 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे अंश और हर से 6 समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ अंश में रहेगा, हम लोग जोड़ घटा लेंगे। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर 6 से हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं यक्स ऋण 8x बटा 3 है और प्लस 5x बटा 2 है, कोष्टक में कर देते हैं। और गुणते यहाँ पे 6 का हमने गुणा कर दिया, बराबर को उधर यहाँ पे 17 बटा 6 है और ऋण 7 है, तो यहाँ पर भी हम लोग गुणा कर देते हैं 6 से, दोनों पक्षों में हमने समान रूप से 6 से गुणा कर दिया। अब इसका 6 का प्रत्येक पद में गुणा होगा, यहाँ पे कुल 3 पद है, तीनों पद में गुणा होगा, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। और ऋण 6 गुणते 8x बटा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पहले पद में हमने 6 से गुणा कर दिया, दूसरे पद में भी 6 से गुणा कर दिया, प्लस यहाँ पे 6 गुणते 5x बटा यहाँ पर 2 है, ठीक है, इस पद में भी हमने 6 से गुणा कर दिया, बराबर को उधर क्या है, यहाँ पे 6 में यहाँ पर हम लोग 17 के साथ गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 6 गुणते 17 बटा 6 तो पहले से ही है, 6 का इसमें हमने इस पद में गुणा कर दिया 6 का। ऋण यहाँ पे 7 गुणते 6, इस पद में भी हमने 6 से गुणा कर दिया, ठीक है, और इस पद में भी। चलिए इसको और हल करते हैं, यहाँ पे 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे अंश और हर में से यहाँ विभाजित हो जाएगा, ये अंश में 6 और यहाँ पर हर में 3 दूना 6, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे 8x तो पहले से ही, प्लस यहाँ पे 2 3 6, 3 बार में विभाजित है 3, और यहाँ पे गुणते 5x बराबर को उधर अंश और हर में 6 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको 17 मिला। यहाँ पे 7 6 42 है, 6 7 42, यहाँ पे 6 7 42 आपको प्राप्त हुआ। चलिए इसको और हल करते हैं, 6x यहाँ पे 8 दूना 16, ऋण यहाँ पे 16x प्लस 5 3 15x, और बराबर की तरफ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पे 12 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 बचेगा, विपरीत चिन्ह हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से हमने 7 घटा दिया तो 5 बचा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 3 में से घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे 2 बचेगा, ये ऋणात्मक संख्या आपको बची हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे धनात्मक वालों को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं, यहाँ पे धनात्मक पद ये भी है, धनात्मक पद ये भी है ना। यहाँ पे 6x में यहाँ पे 15x जोड़ देंगे तो आपको 21x मिलेगा, 21x में से भी आपको 16x घटाना भी है, बराबर की दर ऋण यहाँ पे 25 है। यहाँ पे 21x में से जब आप 16x घटा देंगे ना तो आपको सिंपल 5x प्राप्त होगा, वो भी धनात्मक का, क्योंकि यही धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, बराबर की दर ऋण 25। यहाँ पे 5 गुणा बराबर को उधर 75 कर देते हैं, भागम चला जाएगा, तो x बराबर आपको प्राप्त होगा, है ना। चलिए थोड़ा इधर करके हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे x बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 25 बटा आपको 5 प्राप्त होगा, लेकिन ये संख्या ऋणात्मक है ना, पहले से ही संख्या ऋणात्मक है। यहाँ पर जो 5 गुणा में था बस हमने सिंपल बराबर को उधर 75 कर दिया, जो कि हर में चला गया, तो यहाँ पे ऋण 25 तो पहले से ही हर में 5 आ गया, तो यहाँ पर सिंपल आपको प्राप्त हो जाएगा 5 5 है 25, तो यहाँ पे आपको ऋण 5 प्राप्त हो जाएगा। जो दिया गया रैखिक समीकरण था उसको हल आपको क्या प्राप्त हुआ, उसका ऋण 5। जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसमें आप x के स्थान पर ऋण 5 प्रतिस्थापित करेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपका बराबर प्राप्त होने लगा। यही है दिए गए रैखिक समीकरण का हल, लिख देते हैं हम लोग, वांछित हल यही आपको प्राप्त हुआ, x बराबर ऋण 5। चौथे प्रश्न में आपको समीकरण दे दिया गया, x ऋण 5 बटा 3 है बराबर x ऋण 3 बटा 5 दे दिया गया। इसको हम लोग नोट करते हैं, दिया हुआ है x ऋण 5 बटा आपको 3 दे दिया गया बराबर x ऋण 3 बटा आपको 5 दे दिया गया। तो हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, पहले हर में से हम लोग
जो हर वाली संख्या है इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर हर में 5 है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पर जो हर में है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये भी अंश में चला जाएगा। या फिर आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल रहेगा ना, 5 3 15, आप 15 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हर वाली संख्या आपको समाप्त हो जाएगी। चलिए सिंपल हम लोग यहीं लिखते हैं, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 का हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं 15 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यहाँ पे इन दोनों गुणनफल से हम गुणा कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल चाहें तो पक्षांतर भी कर सकते थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, 15 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, यह ऋण 5 और हर में 3 है, बराबर किधर, यहाँ पर भी 15 से 15 का गुणा हो जाएगा दोनों पक्षों में, यह ऋण 3 बटा यहाँ पर 5 है। चलिए यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे हर में 3 है, यहाँ पर अंश में 5 है, 3 5 15, 5 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 5, और कोष्ठक के अंदर इसको लिख देते हैं यह ऋण 5 बचा हुआ है। यहाँ पे 5 3 15, 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 3 बार में 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे यह ऋण 3 बचा हुआ है। आप सिंपल क्या कर देंगे, 5 का दोनों पदों में आप गुणा कर देंगे, 2 पद हैं कोष्ठक के अंदर, या फिर जितने पद रहते हैं उन पदों में आप गुणा कर देते हैं, जो भी बाहर संख्या रहती है उसका। तो यहाँ पे 5 का जब x में गुणा कर देंगे तो 5x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्हों का भी साथ में ध्यान में रखते हैं, यदि ऋणात्मक रहता तो सबका चिन्ह चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो बाहर जो संख्या लिखी गई है धनात्मक संख्या है, तो जो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, है ना। ये धनात्मक है तो ये पद धनात्मक ही रहेगा, और ये पद ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि धन में धन का गुणा कर देंगे तभी धनात्मक मिलता है, और धन में ऋण का गुणा कर देते हैं तभी भी आपको ऋणात्मक ही मिलता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगा, 5 5 25, बराबर किधर, यहाँ पे 3 का x में गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, 3 का यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे 3 3 9 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो भी चर है उसको एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 5x है, इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पे धन 3x से बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 3x हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 9 है और यहाँ पे ऋण 25 है, बराबर उधर हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे धन 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चर को हमने एक तरफ कर दिया और अचर को हमने एक तरफ कर दिया, तो यहाँ पे 5x में से जब 3x आप घटा देंगे तो 2x सिंपल मिलेगा, और यहाँ पर आपको सिंपल घटा लेना है। जब आप 25 यहाँ पे चूंकि विपरीत चिन्ह घट ही जाएगा, 25 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे धनात्मक वाले राशि का मान अधिक है, यही धनात्मक ही बचेगा। 25 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपको सिंपल 16 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, भागा में चला जाएगा, यहाँ पे 16 बटा आपको 2 मिलेगा। अब यहाँ पर भाग दे लेना है, यहाँ पे 16 में 2 से भाग देंगे, 2 8 है 16, तो यहाँ पे सिंपल आपको x का वैल्यू जो चर है उसका मान आपको 8 प्राप्त हुआ। यही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल प्राप्त हुआ, लिख देते हैं वांछित हल। दिए गए समीकरण का यही हल है, x के स्थान पर इस समीकरण में आप जहाँ पर x है यहाँ पर आप 8 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर प्राप्त होने लगेगा। तो यहाँ पे जो दिए गए समीकरण का हल आपने क्या प्राप्त किया, x बराबर 8 है। हल करते हैं हम लोग 5वें प्रश्न को। यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया 3t ऋण 2 बटा 4 है, ऋण 2t और प्लस 3 है, बटा यहाँ पे 3 है, बराबर कैसे 2 बटा 3, और यहाँ पे ऋण t दे दिया गया। तो पहले हम लोग चर को एक तरफ कर देते हैं, देख लेते हैं इस पद में भी t है, इस पद में भी t है, और यहाँ पर t है ना, तो यहाँ पे ऋण में बराबर उत्तर पक्षांतर कर देते हैं, धन में हो जाएगा। यहाँ पे 3t ऋण 2 और बटा 4 ऋण 2t प्लस 3 और बटा 3, और यहाँ पे ऋण 3 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन t हो जाएगा। और सिर्फ यहीं एक अचर है 2 बटा 3, इसको हम लोग एक ही तरफ रखते हैं, और यहाँ पर चलिए इसके लसागु से हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और 3, 4 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से भी आपको बता देते हैं ना, आप चाहें तो सिंपल 12 से गुणा कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर हर में 1 लिख दीजिएगा और इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भी हल करके हम एक बता देते हैं। यहाँ पे 4 से भाग देंगे लघुत्तम समापवर्त में, कितनी बार भाग जाएगा, 4 3 12, 3 बार भाग चला जाएगा, और 3 का आपको अंश में गुणा कर लेना रहता है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3t और ऋण 2 है ना, यही है अंश में, इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उतना। यहाँ पर 3 है, हर में 3 है, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त में भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 बार भाग चला जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 का अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कोष्टक में करके लिख दीजिए 2t और प्लस 3 हो गया। यहाँ पर हमने सिंपल गुणा कर दिया, और यहाँ पे प्लस, जब 12 में आप 1 से भाग देंगे तो 12 बार भाग पूरी तरह चला जाएगा, है ना, तो 12 आ जाएगा भागफल, और फिर 12 का क्या कर देंगे आप t में गुणा कर देंगे, तो आपको 12t मिलेगा, और बराबर किधर 2 बटा 3 तो है ही, ठीक है, ये तो है ही। अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल हल करते हैं, या फिर जो भी हर में बराबर किधर हम लोग गुणा कर देते हैं, ये अंश में चला जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल गुणा भी कर देते हैं, और जो हर में ये इसको हम लोग बराबर उधर पक्षांतर भी कर देंगे। चलिए यहाँ पर या फिर एक बार लिख ही देते हैं, चलिए
यहाँ पे 3 है, कोष्टक के अंदर 3 टी ऋण 2 है, ऋण 4 2t प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 12t। यहाँ पे 12 हर में था, बराबर उधर पक्षांतर कर दिया गया, गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे 2/3 गुणते यहाँ पर 12 होगा। चलिए यहाँ पर 3 का दोनों पद में गुणा कर दीजिए, 3 3 9 टी हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 मिला। और यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा। यह भी पद ऋणात्मक मिलेगा, यह भी पद आपको ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे 4 दूना 8 ऋण 8t मिलेगा, है ना। चिन्हों का भी गुणा कर देंगे, ये ऋण था, यह धन था। ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगी। 4 दूना 8 और टी भी था। और यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगा, 4 3 12, यह मिला 4 3 12 और प्लस यहाँ पे 12t है। और यहाँ पर अंश में 12 है, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 गुणते आपको 4 मिला। यहाँ पे 3 से हमने भाग दे दिया 12 में, 3 चौका 12, 4 बार भाग चला गया, भागफल हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जो टी वाला पद है, जो चर है, उसको हम लोग साथ में हल करते हैं। यहाँ पे 9t धनात्मक है, चलिए 9t को हमने सिंपल नोट कर दिया। यहाँ पर धन 9t है और यहाँ पर प्लस 12t है ना, इसको हम लोग साथ में जोड़ लेंगे। और यहाँ पे ऋणात्मक टी है तो यहाँ पे ऋण 8t, हम लोग इन दोनों को जोड़कर इसको अंतर कर देंगे। और यहाँ पे जो भी अचर है इसको साथ में लिख देते हैं, एक ऋण 6 है और यहाँ पे एक ऋण 12 है, बराबर किधर 4 दूना 8। इसको और हल करते हैं। यहाँ पे 9t को इसी प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे 9t को हमें लिखना नहीं चाहिए था, इसको हम लोग को जोड़ लेना चाहिए था। चलिए इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर सिंपल आपको जोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 21t हो जाएगा, 21t हो गया। यहाँ पे 9 और 12 को हमने जोड़ दिया तो ये 21t आपको मिला। और यहाँ पे ऋण 8t है और यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों पद ही ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आपको 18 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 12 में छोड़ जोड़ देंगे 18, लेकिन यहाँ पे जो भी संख्या है वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक, बराबर उधर धन 8 है। और जब 21 में से आप 8 घटा देंगे ना, क्योंकि विपरीत चिन्ह घट ही जाएगा, 21t है, यहाँ पर ऋण 8t है, घटा देंगे तो आपको 13t मिलेगा, 13t प्राप्त हुआ। और यहाँ पे पक्षांतर ही कर लेते हैं। यहाँ पे ऋण 18 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 18 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया और ऋण है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 18 हो गया। यहाँ पे 13t बराबर, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 दूना 16 को 6 हो जाएगा। और यहाँ पर एक है और एक हासिल 2, 26 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे 13 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, भागा में चला जाएगा, तो टी का मान आपको 26 बटा आपको 13 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अंश जो है वो 13 से विभाजित है, 13 दूना 26, तो टी का वैल्यू आपको सिंपल 2 प्राप्त हुआ। यही आपको दिए गए रैखिक समीकरण का आपको हल प्राप्त हुआ, लिख देते हैं वांछित हल। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न भी हल हो गया। 6ठे प्रश्न में आपको रैखिक समीकरण नहीं दिए गए, यम ऋण 1/2 बराबर एक ऋण यम ऋण 2/3 दे देगा। इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे दे देगा यम ऋण 1 बटा यहाँ पे 2 दे देगा और बराबर किधर एक ऋण यम ऋण 2 और बटा आपको 3 दे देगा। तो चर को हम लोग पहले एक तरफ करते हैं, इसमें भी देख रहे हैं यम है, यहाँ पर भी यम है और इस पद में भी यम है, बराबर किधर हम लोग इसको पक्षांतर कर लेते हैं। यम ऋण 1 और बटा 2 है, यहाँ पे ऋणात्मक पद है, बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। यम ऋण 2 और बटा 3 हो गया, सिर्फ आपको बराबर किधर सिर्फ एक आपको प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का लघुत्तम समापन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 से हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 3 और 2 का लसा 6, तो यहाँ पे सब कुछ अंश में ही आपको प्राप्त होने लगा। हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 गुणते यम ऋण 1 बटा 2 प्लस यम ऋण 2 बटा 3। बाएं पक्ष में भी हमने किया, दाएं पक्ष में भी हम लोग 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप किसी समीकरण में गुणा भाग करेंगे तो समान रूप से करेंगे, दोनों पक्ष में हमने 6 से गुणा कर दिया। अब जब 6 का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 6 यम हो जाएगा ऋण 6 गुणते यम ऋण 1 मिलेगा और हर में 2 है। चलिए कोष्टक में करके इसको हम लोग लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 6 गुणते यम ऋण 2 है और बटा में यहाँ पर 3 है ना, बस इसको हम लोग सिंपल कोष्टक में करके लिख दे रहे हैं। और बराबर तो 6 में जब 1 का गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 6 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 यम मिला और यहाँ पे हर में है, यहाँ पे 6 जो है 2 सिवाय थे, 2 3 6 ऋण 3 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 3 हो गया, गुणते यम ऋण 1 है और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6, 2 बार पूर्ति सिवाय थे, या फिर यहाँ पे सिंपल आप गुणा का भी चिन्ह लिख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं इसको।
कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या है, कोष्टक, और यहाँ पे 2 के बीच में क्या है, गुणा का ही चिन्ह है, और बराबर किधर 6 है। चलिए यहाँ पर ये हो गया 6m। यहाँ पे जो 3 है इसका दोनों पदों में हम लोग गुणा कर देते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे बाहर जो संख्या है ऋणात्मक है, दोनों का यहाँ पे जो भी कोष्टक में जितने भी पद रहते हैं उनका ये चिन्ह चेंज कर देता। यहाँ पे देखिए ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, 3m मिलेगा। यहाँ पे 3 का जब यम हमने गुणा कर दिया 3m मिला, और यहाँ पे ऋण और धन का गुणा हो गया तो ऋणात्मक की संख्या आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा, प्लस 2 का हम लोग दोनों पदों में गुणा करते हैं। यहाँ पर जो भी उसके कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर जो संख्या है वो धनात्मक है, धन में धन का गुणा कर देंगे एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। 2 का m में गुणा कर देंगे 2m, और यहाँ पे धन में और ऋण का गुणा कर देंगे ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 2 दूना आपको 4 मिला, और बराबर की इधर सिंपल 6 है। अब चलिए यहाँ पर एक यम का पद है और एक यहाँ पर यम का पद है और एक यहाँ पर यम का पद है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6m यम और प्लस 2m, और यहाँ पे ऋण 3m, और यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे ऋण 4, ठीक है, प्लस 3 और ऋण 4 बराबर उधर से सिंपल 6 है। यहाँ पे 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8m हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे 3m, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा, बराबर उधर 6 है। चलिए यहाँ पर जब आप 8m में से आप 3m घटा देंगे तो आपको 5m प्राप्त होगा, यहाँ पर 5m मिला, और जो ऋण 1 है बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर दे देंगे, धन 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो ऋण 1 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन 1 हो जाएगा, तो 6 धन 1, और इसको चलिए हम यहीं पर हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आपको मिलेगा 5m बराबर आप 5m बराबर आपको 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है, इसको हमने हल कर दिया, बस सिंपल यहाँ पर हमने यहाँ पे 6 में 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपको 7 मिल गया। अब बस यहाँ पर यम का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 5 जो गुणा में है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा, बस यही आपको जो चर यम है इसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुणा में है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 बटा आपको 5 मिल जाएगा, है ना। जो दिया गया समीकरण है उसका वांछित हल आपको यहीं प्राप्त हुआ, वांछित नहीं वांछित रहेगा, वांछित हल आपको यहीं प्राप्त हुआ, यम बराबर 7 बटा 5 प्राप्त हुआ। यदि यहाँ पर जो भी आपको समय रैखिक समीकरण दे दिया गया, यहाँ पर यम के स्थान पर आप 7 बटा 5 प्रतिस्थापित कर देंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर प्राप्त होने लगेगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, तो यहाँ पर सरल रूप में आपको बदलना है, मतलब यहाँ पे हल ही करना है, बस यहाँ पर सिंपल जो आपको कोष्टक में दे दिया गया है ना, पहले हम लोग कोष्टक को ही खोलेंगे, लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग 7वें प्रश्न को, और जो भी आपको दे देगा यहाँ पर भी रैखिक समीकरण ही दिए हुए हैं, लिख देते हैं 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर किधर 5, और यहाँ पे 2t और प्लस 1 दे देगा, है ना, और यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देते हैं कोष्टक खोलने पर हम लोग लिख देंगे या कोष्टक हटाने पर। यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, जो भी कोष्टक में जितने पद रहेंगे उनका हम लोग गुणा कर देंगे, तो 3 का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो आपको 3t मिलेगा, और जब 3 का यहाँ पर दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो 3 3 9 मिलेगा, यहाँ पे ऋण 9 प्राप्त हुआ। 5 का दोनों पद में गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10t मिलेगा, और 5 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 5 मिला। यह प्राप्त कैसे हुआ, लिख देते हैं कोष्टक हटाने पर, ठीक है। अब इसको हम लोग और हल कर देते हैं, पहले क्या करते हैं, चर को एक तरफ करते हैं और जो भी अचर है उसको एक तरफ करते हैं। यहाँ पे 3t चर है और इस चर को भी हम लोग एक तरफ ही कर देते हैं। यहाँ पे 3t, यहाँ पे धन में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, ऋण आपको 10t मिलेगा, और यहाँ पे बराबर उधर 5 तो है ही, और यहाँ पे जो ऋण 9 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चर को हमने एक तरफ कर लिया, अचर को एक तरफ, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पे ऋण 7t ही आपको बचेगा, है ना। ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक था तो ऋण आपको 7t मिला, यहाँ पे जोड़ देते हैं, 9 में यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो आपको 14 मिलेगा, और यहाँ पे जो ऋण 7 है बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 14, यहाँ पे एक गुणा में है, हर में चला जाएगा ऋण 7, या फिर आप चाहें तो सिंपल ऋण 1 से दोनों पदों में गुणा भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे यह पद ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, या फिर आप ये भी समझ लीजिए कि सिंपल हमने ऋण 7 का यहाँ पे गुणा में था, बराबर की तरफ पक्षांतर कर दिया, हर में चलाया, यहाँ पे t है, और यहाँ पे t बराबर, यहाँ पे अंश वाला पद ऋणात्मक रहे, हर वाला पद ऋणात्मक रहे, ये जो भी परिमेय संख्या लिखी गई है एक ऋणात्मक ही परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, ये बराबर है, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 7 दूना 14, आपको ऋण 2 ही प्राप्त होगा, है ना। 7 से हमने 14 में भाग दे दिया, 2 बार में प्रतिस्थापित हो गया, तो यहाँ पर आपको t का वैल्यू ऋण 2 आपको प्राप्त हुआ। यही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल है, लिख देते हैं
वांछित रहेगा हल, आपको यही प्राप्त हुआ। दिए गए रैखिक समीकरण का हल यही है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। जो 8वां प्रश्न यहाँ पर दे देगा ना, इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं, लिखते हैं। हल करने वाले हम लोग 8वें प्रश्न को यहाँ पर दे देगा 15 और कोष्टक में y ऋण 4 और फिर ऋण 2 y ऋण 9 कोष्टक बंद प्लस 5 y प्लस 6 बराबर आपको 0। ठीक है, यही आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग पहले इसको सरल करते हैं। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कोष्टक को ही हटा देते हैं। यहाँ 15 का दोनों पदम गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 15y आपको मिलेगा, 15y ऋण 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 मिला। कोष्टक में यह पद धनात्मक था तो यहाँ पर भी धनात्मक मिला, और यहाँ पर भी ऋणात्मक था तो यहाँ पर पद आपको ऋणात्मक मिला। यह धनात्मक था तब, क्योंकि धन और धन का गुणा होगा धनात्मक की संख्या मिलेगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। लेकिन ऋणात्मक जो भी रहेगा ना, यदि किसी भी कोष्टक के बाहर यदि ऋणात्मक है चिन्ह, तो यहाँ पर अंदर जो भी चिन्ह है उसको सबको चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही चिन्ह मिलेगा, है ना। पहले ये धनात्मक था पद, अब ये ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे 2 का y में गुणा कर देंगे 2y मिलेगा, और ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिलेगा। यहाँ पे 2 9 18 प्लस 5 का हम लोग दोनों पद में गुणा कर देते हैं। यहाँ 5 का y में गुणा कर देंगे 5y, यहाँ पे 5 6 का 30 बराबर किधर 0। अब यहाँ पर हम लोग समान पदों को साथ में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे चर है इसको हम लोग एक तरफ करते हैं। यहाँ पे 15y है, एक यहाँ पर पद है और एक यहाँ पर है, तो इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। पहले इसको हम लोग लिखते हैं क्योंकि इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे 15y और प्लस यहाँ पे 5y को नोट कर दिया। यहाँ पे ऋण 2y, और चलिए जो अचर है उसको हम लोग साथ में लिखते हैं। यहाँ पे ऋण 60 है और यहाँ पे प्लस 18 है और प्लस यहाँ पे 30 है और बराबर उधर सिंपल 0 है। इसको हल करते हैं। 15y और प्लस 5y यह हो जाएगा आपका 20y, और यहाँ पे ऋण 2y। चलिए यहाँ पर भी धनात्मक को हम लोग पहले साथ में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऋण 60 है और यहाँ पे धनात्मक वाले पदों को साथ में जोड़ देंगे। इकाई स्थान पर आपको 8 मिलेगा और दाहिने के स्थान पर आपको 3 1 4 प्राप्त होगा, 48 मिला, और बराबर की तरह तो 0 है ही। और यहाँ पर जब 20y में से आप 2y घटा देंगे ना, 20y में से 2y, तो यहाँ पर आपको 18y प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि विपरीत चिन्ह था घट गया। यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह घटेगा, लेकिन ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋणात्मक की संख्या आपका बचेगा। तो यहाँ पर 60 में से जब आप 48 घटा देंगे ना, तो आपको 12 ही बचेगा, बराबर किधर 0। अब यहाँ पे ऋणात्मक जो संख्या है बराबर को थोड़ा हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तभी हम लोग का जो चर है y है उसका हम लोग मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18y, यहाँ पे ऋण 12 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर को उधर धन 12 हो गया। अब यहाँ पे 18 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे 12 बटा आपको 18 प्राप्त हुआ। अंश और 6 से विभाजित है, 6 दूना 12 6 3 18। तो यहाँ पे 6 को अंश से विभाजित कर देंगे, मतलब अंश में 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12 और हर में 6 से भाग देंगे। समान रूप से अंश और हर को विभाजित कर सकते हैं आप, है ना। 6 3 18। तो यहाँ पर जो चर था y, उसका मान आपको 2/3 प्राप्त हुआ। यही दिए गए समीकरण का वांछित हल है, सिर्फ यहाँ पे बिंदी रहेगा, वांछित हल यही आपको प्राप्त हुआ, y बराबर 2/3। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग 9वें वाले प्रश्न को। हल 9 वाले प्रश्न को, इसमें जो भी समीकरण दे देगा इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है 3 और कोष्टक के अंदर है 5 z ऋण 7, और यहाँ पे ऋण 2 कोष्टक के अंदर 9 z ऋण 11 कोष्टक बंद बराबर 4, यहाँ पे कोष्टक के अंदर है 8 z ऋण 13 और फिर यहाँ पे ऋण 17 है। पहले हम लोग सिंपल क्या करते हैं, पहले हम लोग कोष्टक को ही हटाते हैं। यहाँ पे 3 का पहले दोनों पदम गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 15 z मिला और 3 7 21, यहाँ पे ऋण 21 आपको प्राप्त हुआ। साथ साथ पहले जो भी कोष्टक के अंदर की संख्याओं को गुणा करते हैं ना, तो पहले चिन्हों का ही गुणा कर देते हैं। क्योंकि यह धनात्मक संख्या थी तो यहाँ पे चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे धन धन का गुणा कर देंगे धनात्मक की संख्या मिलेगा, और धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखें ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो यहाँ पे जो भी अंदर के पद है उनका चिन्ह ये चेंज कर देगा। यहाँ पे ऋण और धन का गुणा होगा, एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, 9 दूना 18 या 2 9 18 आपको प्राप्त होगा, यह मिला। और जेड और ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की संख्या मिलेगा, 11 दूना 22 आपको यही प्राप्त होगा, 11 दूना 22, ठीक है। या 2 का 11 में गुणा कर देंगे तभी यही गुणनफल मिलेगा, यही प्राप्त हुआ। अब 4 का इन दोनों पद में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 8 चौका 32, ठीक है, 4 8 32 कर लीजिए, या 8 चौका 32 जेड, और यहाँ पे
यह धनात्मक है ना, तो जो यहाँ पे जो अंदर पद धनात्मक है वो धनात्मक ही रहेगा और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि धन में धन का गुणा कर देंगे धनात्मक पद मिलेगा और धन और ऋण का गुणा कर देंगे ऋणात्मक पद मिलेगा। 13 चौका 52 होता है और यहाँ पे ऋण 17। चलिए इसको और हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी विपरीत चिन्ह है उसको हम लोग चलिए समान पदों को जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पे 15z है और यहाँ पे 18z है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यही बचेगा आपको। विपरीत चिन्ह था 18 में से यहाँ पे क्या कर देंगे 15 को हटा देंगे तो आपको 3z बचेगा। लेकिन ये बचा किसका हुआ है, ये ऋणात्मक का, क्योंकि इसी का संख्यात्मक मान अधिक था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो अचर है उसको भी घटा लेते हैं। चर को तो हमने जोड़ घटा लिया, अब अचर को जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ पे ऋण 21 है और यहाँ पे धन 22 है और धन 22 है और यहाँ पे ऋण 21, तो 22 में से 21 आप घटा देंगे, जो कि चिन्ह विपरीत है घट जाएगा। 22 में से 21 घटा देंगे तो आपको धन 1 प्राप्त होगा। ठीक है, धन 1 मिला और बराबर किधर यहाँ पे 32z तो इसी प्रकार से रहेगा और यहाँ पे दोनों का चिन्ह ऋणात्मक ही है, आपस में जोड़ ही जाएगा। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे इकाई स्थान पे जोड़ देंगे तो 7 2 9 मिलेगा और यहाँ पे 5 1 6 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग जो चर है उसको एक तरफ कर देते हैं, अचर को एक तरफ। तो यहाँ पे जो 32 है बराबर उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऋण 3z पहले से ही है, यह धनात्मक है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे ऋणात्मक हो जाएगा। 32z बराबर उधर ऋण 69 और यहाँ पे जो धन 1 है बराबर उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे धन 1 है बराबर उधर पक्षांतर कर दिया तो ऋण 1 हो गया। यहाँ पे हमने अचर को एक तरफ कर दिया और चर को एक तरफ कर दिया और यहाँ पे जो भी पद को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे जो धनात्मक रहेगा वो ऋणात्मक हो गया, जो ऋणात्मक रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से हुआ। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों पद ऋणात्मक ही है, आपस में जुड़ ही जाएगा। 32 में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो आपको 35 मिलेगा। दोनों जेड का ही पद है, समान पदों को ही जोड़े घटाएंगे। यहाँ पे ऋण 35 जेड ही प्राप्त हुआ और ऋण यहाँ पे 69 है और ऋण यहाँ पे 1 है, दोनों पद ऋणात्मक है, आपस में जुड़ जाएगा तो ऋण आपको 70 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 69 1 70 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 35 गुणा में बराबर उधर हम लोग भागम भेज लेते हैं, तो जेड बराबर आपको ऋण 70 बटा यहाँ पे ऋण 35 हो जाएगा। ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा और यहाँ पे 35 दूना 70 होता है, तो जेड का मान आपको यही प्राप्त हुआ। जो दिया गया समीकरण था उसको हल आपको यही मिला, जेड बराबर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं वांछित हल आपको यही जेड बराबर 2 प्राप्त हुआ, यही आपको हल प्राप्त हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कोष्ठक हटाने पर। ठीक है, कोष्ठक हटाने पर आपको यही प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में यही आपको समीकरण दे देगा, इसको हम लोग नोट करते हैं, हल करते हैं हम लोग 10 वाले प्रश्न को। यहाँ पर आपको समीकरण दे देगा 0.25 कोष्ठक में 4 एफ दे दिया गया, चर यहाँ पर एफ है, यहाँ पर चर आपको एफ दे दिया गया। इसको हमने बाएं पक्ष को नोट कर दिया, दाएं पक्ष को नोट करते हैं। यहाँ पे दे देगा 0.05 यही दे देगा और यहाँ पे 10 एफ ऋण 9 है, 10 एफ ऋण 9, यही आपको समीकरण दे देगा। ठीक है, इतना ही है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। जो यहाँ पे 0.25 है, आप इसे चाहें तो भिन्न में भी बदल सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, तो 1/4 आपको प्राप्त हो जाएगा। उस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं या फिर आप सिंपल चाहें तो गुणा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको हल करके हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो 0.25 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी 25 संख्या थी ना, इसमें 100 से भाग दे दिया गया है। 100 से भाग दे देंगे अभी हम लोग 25 में, तो यहाँ पर एक बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 25 बटा यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं, या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसको आप यहाँ पे जो यहाँ पे दशमलव संख्या है, इसे आप भिन्न में 1/4 भी लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब समान ही है, एक ही है। तो यहाँ पर चलिए इसके स्थान पर हम लोग 1/4 प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं 1/4 गुणते, ताकि आपको गुणा भाग करने में आसानी रहेगा। या फिर आप चाहें तो सिंपल इसी प्रकार से भी कर सकते हैं ना, 25 चौका 100 हो जाता, फिर आपको 1 प्राप्त होता है, यहाँ पे 25 से 75 हो जाता, 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे दशमलव संख्या इसको हम लोग भिन्न में ही बदल कर ही हल करते हैं और यहाँ पे गुणते, यहाँ पे चलो कोष्ठक में करके लिख देते हैं 4f और यहाँ पे ऋण 3 है और बराबर किधर यहाँ पर जो 0. देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05 है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, 10 से आप गुणा भाग कर देंगे ना, 10 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, तो 10 से गुणा करने के कारण दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो 10 से भाग किए रहेंगे वो हर में ही रहेगा। फिर 10 से गुणा भाग कर देंगे अंश और हर में, तो यहाँ पर फिर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और हर में फिर एक 10 का गुणनखंड आएगा,
तो 10 दाम में आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा आपको। देखिए 0 यहाँ पे 0.5 आप सिंपल अब समझ लीजिए कि दशमलव को आपको यहाँ पर लाना है ना, 2 स्थान खिसकाना है तो आप 100 से गुणा भी कर दीजिए, आप 100 से भाग भी कर दीजिए। जो 100 से आप गुणा किए रहेंगे ना तो दशमलव को यहाँ पर ला देगा, 1 स्थान 2 स्थान यहाँ पर ला देगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप इसको 5 लिख देंगे या 5.0 भी करके लिख सकते हैं ना, तो सिंपल इसको आप 5 ही लिख दीजिएगा। और हर में आप क्या लिख देते हैं 100। अब चलिए इसको अंश और हर विभाजित हो रहा है, हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूना 10, आपको 1/20 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको इस प्रकार करके हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 0.05 लिखा है, इसके स्थान पर हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं। बराबर के इधर बराबर नहीं, यहाँ पे कोष्टक में 10 F ऋण 9। अब हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करते हैं 20 से गुणा कर देते हैं। 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हर में से यहाँ से भी 4 समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे हर में जो 20 लिखा गया ये भी समाप्त हो जाएगा। आप ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हर में बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो अंश में आ जाएगा, और जो यहाँ पर हर में बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे तो अंश में आ जाएगा। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, या फिर हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में हम लोग 20 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में 20 से गुणा करने पर, और इसको हम लोग यहाँ करके लिख देते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 0.25 को हमने 1/4 लिख दिया, और जो यहाँ पे 0.05 दिया गया था इसको हमने 1/20 भी लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोग 1 में 20 से भाग देंगे तो आपको फिर यही प्राप्त होने लगेगा। 1 में आप 4 से भाग देंगे तो फिर पुनः आपको यही दशमलव संख्या प्राप्त होने लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग 20 से सिंपल दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणते 1/4 गुणते 4F ऋण 3 बराबर की दर 20 गुणते 1/20। 1/20 यहाँ पर इतना तो पहले से ही है ना, यहाँ पर हमने सिंपल 20 से गुणा किया। यहाँ पे कोष्टक के अंदर 10F ऋण 9 है। अब यहाँ पर हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, सिंपल आपको 5 मिलेगा है ना। यहाँ पे अंश में 20 है, हर में 4 था, विभाजित कर देंगे 4 5 20, और यहाँ पे कोष्टक के अंदर है 4F और ऋण 3। यहाँ पे अंश और हर में 20 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको मिलेगा 10F ऋण 9 मिला है ना। यही बचा अंश और हर में से, यहाँ पर क्या हो गया 20 विभाजित हो गया। चलिए चाहे तो आप कोष्टक भी करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 5 का सिंपल दोनों पदों में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, 20F ऋण, यहाँ पे 5 × 15 बराबर की दर, इसको भी कोष्टक को हटा दीजिए, 10F और यहाँ पे ऋण 9 है। यहाँ पे लिख देते हैं कोष्टक में करके, कोष्टक हटाने पर। ठीक है, कोष्टक यहाँ पर हमने हटा दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग जो चर है उसको एक तरफ कर देते हैं, अचर को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20F, यहाँ पे प्लस में बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 10F हो गया, और बराबर की दर तो ऋण 9 तो पहले से ही है। अब यहाँ पे धन 15 है, मतलब ऋण 15 है, बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे, धन 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20F में से 10F घटा देंगे ना, यहाँ पर ये F है, घटा देंगे तो आपको सिंपल 10F प्राप्त होगा, विपरीत चिन्ह है, घट ही जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे 15 में से जब आप 9 घटा देंगे तो सिंपल आपको 6 प्राप्त हो जाएगा है ना। यहाँ पे 15 में से जब आप 9 घटा देंगे 6 मिलेगा, और यहाँ पर जो 10 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो F का मान आपको यहाँ पे 6/10 प्राप्त हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे जब 6 में आप 10 से भाग देंगे तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, 10 से भाग दे देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर F का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुआ, 0.6 प्राप्त हुआ। ठीक है, जो चर दे दिया गया था उसका मान आपको यही प्राप्त हुआ, लिख देते हैं वांछित हल। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल 6 में 10 से आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपको 0.6 ही प्राप्त होगा, एक दशमलव संख्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो भी आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया था उसको हल करने पर हम लोग को हल F का मान हमें 0.6 प्राप्त हुआ। इस प्रश्नावली में कुल 10 ही प्रश्न थे, 10 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।